ओ मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। ओ मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। ओ मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। नींद जितनी भी मैंने खोई है, चैन जितना भी मैंने खोया है। ओ मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। ओ मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक 12th हिंदी 100 अंक का बिहार बोर्ड के द्वारा जो बुक है, उस बुक का आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आपका यह बुक है क्लास 12 का, जिसका नाम है दिंगत भाग 2। तो ये जो आप बुक दिख रहा है, यह आपका क्लास 12 का बुक है और आप इसे मार्केट से खरीद लेंगे और आप इसे आसानी से घर पे पढ़ाई करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह बुक अच्छी तरीके से दिख गया होगा। और इसमें आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, ये देखिए बैक कवर का है इस तरीके से। ये आपका बैक कवर दिया जा रहा है। ये बिहार बोर्ड का बुक है। तो हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, पहला चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अध्याय 1 का जो पहला है चैप्टर, उसका नाम है बातचीत, जो लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। सबसे पहले कवि परिचय जाने हम लोग। देखिए, वैसे बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वह 23 जून 1844 का, नहीं 1844 ईस्वी में हुआ था। और उनका निधन तो वैसे 20 जुलाई 1914 को हो गया था, जिसे हम पुण्यतिथि भी कहते हैं। निधन माने मृत्यु हो गई। निवास स्थान उनका इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। माता का नाम था पार्वती देवी और माता एक सुसंस्कृत महिला थी। पिता वेणी प्रसाद भट्ट और पिता जो थे एक क्या थे, व्यापारी थे। तो आइए हम लोग सबसे पहले कवि परिचय जाने। वैसे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और उनका निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। कहां पे इनका निवास स्थान था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। यानी इसकी मां जो थी वह पिता से ज्यादा पढ़े लिखी थी। शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन और 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए और 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। किंतु उग्र स्वभाव के कारण, उग्र समझते हो ना, ज्यादा आक्रामक स्वभाव थे, ज्यादा गुस्सैल आदमी थे, इसीलिए नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर है। वो क्या करते थे? लेखन कार्य करने लगे। विशेष परिस्थिति, पिता के निधनोपरांत, जब पिता की इनकी मृत्यु हो गई तो पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। मतलब समझे, आपको दिया गया, इनका जब पिता का मृत्यु हो गया तो इनका व्यापार संभालना था इनको, लेकिन गृह कलह इनके घर में ही क्या हो गया, झंझट उंडट हो गया नहीं, और जिसके कारण वो पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हो गया। साहित्य माने हिंदी साहित्य। रचनात्मक सक्रियता, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में
हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। पूछेगा क्वेश्चन कि इन्होंने मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, वह हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र। कौन सा था? पूछेगा कि कौन सी पत्रिका निकाला इन्होंने, तो आप बताएंगे हिंदी प्रदीप। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे और इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे और 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। यानी कहीं भी इनको बन नहीं रहा। कहीं गृह कला है तो घर छोड़ के भाग रहे, कहीं पे जाते हैं तो क्या हो रहा है, अच्छा व्यवहार नहीं मिलने के कारण ये छोड़ दिए। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे। उपन्यास, इन्होंने उपन्यास लिखा, नाटक लिखा, उसके बाद इन्होंने प्रहसन लिखे, निबंध लिखे। नहीं तो उपन्यास इनका था रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। और नाटक इन्होंने जो लिखा, पद्मावती, किराता जुर्नीय, वेणी संहार, शिशुपालवध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, बृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। प्रहसन, प्रहसन माने होता है हंसाने वाला, जोक कह सकते हो, या वैसा लेख जिससे लोग हंसे। वो जैसा काम वैसा परिणाम। नई रोशनी का 20, आचार विडंबन। निबंध इन्होंने 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित किया। बालकृष्ण भट्ट हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में से एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक में अग्रगण्य है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तथा सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जीवन दुखों से भरा था, कहीं भी शांति नहीं मिला, लेकिन कभी भी उन्होंने साहित्य से मुंह नहीं मोड़ा और लगातार लिखते रहे और लगातार जीवन में बढ़ते रहे। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग, व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है जो गहन लोक संपत्ति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य के मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? गद्यकार थे। 2 चीज होता है, पद्यकार, गद्यकार। पद्यकार होते हैं वो कविता लिखते हैं और गद्यकार जो होते हैं वो निबंध लिखते हैं,
कहानियां लिखते हैं, रेखा चित्र लिखते हैं, ये सारा चीज। तो बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपने अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से, परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में, बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा जिसको हम आंखों के सामने होता है, नहीं, जिसे आंख के सामने आपके कानों तक आवाज पहुंचती है, मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वो नव जागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष की जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण स्वदेश लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषय पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषय पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, रामचंद्र यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें किस श्रेणी में रखा गया है? तो एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ प्रस्तुत है बातचीत शीर्षक निबंध। उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। रामविलास शर्मा ने कहा है कि उनकी माने बालकृष्ण भट्ट की वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी, रामविलास शर्मा के अनुसार। तो आपने देखा, ये सारा कवि परिचय था, इसमें कुछ कहना नहीं था। लेकिन हम लोग अब स्टार्ट करेंगे बातचीत। या बातचीत जो है क्या है? एक प्रकार का निबंध है जो किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वह 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। हमें बताएंगे आप लोग उनका निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को हुआ था। कहाँ पे रहते थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे। उनकी माता का नाम क्या था? सभी लोग मेरे साथ आवाज देंगे वीडियो चलाकर, नहीं, क्योंकि चुप रहिएगा, बोरिंग होगा, मन नहीं लगेगा। लेकिन अभी तो कभी परिचय हुआ है, जब आपका चैप्टर शुरू होगा हम झुमा के रखेंगे, आपको झूमेंगे अभी थोड़ा देर में, तो इंतजार करिए अभी। तो आइए बताइए, उनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। नहीं, दूसरी बात एक और चीज समझिएगा, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, उसमें इंपॉर्टेंट मैं रचना बताता हूं। उपन्यास उनका जो लोकप्रिय था, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, नहीं, और उसके बाद नाटक में सबसे इंपॉर्टेंट था उनका पद्मावती, किरातार्जुनियम, नहीं, और उसके बाद आपका आगे जो है मेघनाद वध, नहीं, भारत जननी, रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, प्रहसन तो जानते ही हैं, जैसा काम वैसा परिणाम, और निबंध पूछेगा निबंध उन्होंने लगभग कितने लिखे? तो 1000 के आसपास लिखे। निबंध कितने लिखे? 1000 के आसपास उन्होंने लिखा, नहीं। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है पूछता है कि वह किस युग के कवि थे? तो वह भारतेंदु युग के कवि थे। एकदम याद कर लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे, नहीं। और वह जो थे न केवल पत्रकार, निबंधकार, बल्कि हिंदी आधुनिक प्रवर्तों में अग्रगण्य थे, नहीं। उसके बाद और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है
कि आप हमें बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा है, अंग्रेजी साहित्य के किस श्रेणी में रखा है, एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो अब हम लोग पढ़ने चलेंगे बातचीत पाठ को। बातचीत पाठ को पढ़ने से पहले हम इसका एक छोटा सा समरी देखेंगे, सारांश देखेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। आपको नाम से लग रहा है कि बातचीत जो है वह कभी बातचीत करने का शैली के बारे में बताएंगे कि हमें किस प्रकार से बातचीत करना चाहिए, किस प्रकार की बातचीत अच्छी होती है, कितने लोगों की बातचीत अच्छी होती है, बूढ़े बुढ़ियों की बातचीत कैसे होती है, जवान लड़का लड़के की बातचीत कैसे होती है, नहीं, और जब लोग जो होते हैं छोटे होते हैं तो वो कैसे बातें करते हैं, और एक जब बूढ़ी अपने बहू की शिकायत किस प्रकार से करती है। तो ये सारे हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। लेकिन हमें ईश्वर ने जो सबसे अनमोल रतन दिया है, सबसे एक अनमोल चीज दी है जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है, वो है हमारी वाक शक्ति। वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति। आप ही बताइए, अगर आपके पास बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता? आप लुंज पुंज से किसी कोने में बैठा दिए जाते? नहीं, यानी मान लीजिए किसी को पैरालिसिस मारा हुआ है तो गोदी में उठा के लेके जाते हो और कोना में रख देते हो, बेचारा चिल्लाते रहता है पानी पानी, खाना खाना, और फिर उठा के रख देते हो। ऐसे ही ना, तो अगर हमारे पास भी बोलने की कला नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती, तो हम लोग भी लुंज पुंज से किसी कोने में बैठा दिए जाते, कोई सब बहिरा हो जाता, सब कान से सुनता लेकिन मुंह से बोलता नहीं, बहिरा तो नहीं, बहिरो हो जाता, क्या कि सुनने वो बोलवे नहीं करेगा तो सुनेगा क्या? नहीं। तो इस तरीके से बहुत बुरा हाल होता। यानी हम बातचीत के माध्यम से अपने अंदर के जो मवाद होता है, हमारे अंदर की जो गंदगी होती है, वह निकल कर हमारा चित्त क्या हो जाता है? स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो आज बस इतना ही। हम आगे लेकर आते हैं बातचीत पाठ, समरी लेकर आता हूं, उसके बाद आपके साथ फिर लेकर आ रहा हूं, पूरा पाठ पढ़ाऊंगा, आपको मन लगेगा, मन तो रम जाएगा, इतना राम रमौवल हो जाएगा। जैसे 4 या 4 से अधिक लोग जो होते हैं उनकी बातचीत को क्या कहा जाता है? राम रमौवल। नहीं तो जानने के लिए संपर्क बनाए रखें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।